अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ऐ अल्लाह, खानबादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन। और सबसे पहले आपको बताएं कि बारिशों से ठंडे हुए मौसम में सियासी पारा फिर हाई हो गया। कराची पहुंचने वाले ओपोजिशन अरकान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान के प्यारे एहतसाब से पाक हैं। जो इमरान खान की छतरी तले आया, एहतसाब प्रूफ हो गया। हुकूमत ने मईशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत को घर भेजने के लिए EPC में हिकमत अमली तय करेंगे। नवीद कमर का कहना था, कल रहबर कमेटी का इजलास होगा। हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मदद से मुश्तरका लायामल इख्तियार करेंगे। पानी से डूबे कराची वालों से इजहार यकजहती के लिए पहुंचने वाले अपोजिशन का वफद बिलावल हाउस जा पहुंचा, जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह समेत दीगर कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की, जिसके बाद अपोजिशन के मुश्तरका इजलास का फैसला हुआ। मुलाकात में कराची सैलाब में जाम बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी की गई, जिसके बाद दुआदार सियासी दौर चला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद नवीद कमर का कहना था कि तय हुआ है कि रहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करेगी। रहबर कमेटी जो है, आपको पता है कि उसकी मीटिंग भी कल हो रही है, जिसमें शायद तफसीलात आएंगी। लेकिन अब हम वक्त आ गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी तारीख आ जाए और उसके बाद जो है उसके तफसीलात कल वाली मीटिंग में या उसकी आपको तारीख भी दी जाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी पहले कराची वालों से इजहार यकजहती किया, फिर हुकूमत पर अपना हाथ साफ किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम को माशी बदहाली में डुबो दिया है। ऐसी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है। उनका कहना था कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी हुकूमती शख्स का एहतसाब हुआ हो। इस हुकूमत की ना तजुर्बेकारी, ना अहली और नाकामी से पूरी कौम के लिए एक अजाब बन चुकी है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क की सियासत परागंदा की जा रही है, मुल्क में इंतशार को फरोग दिया जा रहा है। इससे कबल शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त है, कराची वालों के गम में बराबर के शरीक हैं, चाहते हैं हुकूमत सियासत से बालतर होकर अवाम के नुकसानात का अजाला करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी, डूबे शहर पर सियासत नहीं करना चाहिए। मजीद बोले कि वफाक बताए सिंध के लिए अरबों रुपए के फंड्स कहां हैं, कराची की रोशनियों को किस सूरत मदहम नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के हमरा कराची पहुंचे। कराची आमद पर अपोजिशन लीडर ने एयरपोर्ट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची के हालात देखकर यहाँ आया हूँ, बारिशों ने शहर को बहुत मुतासर किया है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि कराची को अभी तक जितना बनाया नून लीग ने बनाया। मेगा प्रोजेक्ट शहर में नून लीग की जानिब से शुरू किए गए और अभी तक ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची पानी में डूबा हुआ है, इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। ये वक्त मुखालिफत बराए मुखालिफत का नहीं है। जिनके घर, फसलें और माल मवेशी तबाह बर्बाद हुए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। अमीर और गरीब सभी सैलाब की तबाहकारी से परेशान है। हमारा ये पैगाम है, कायद मियां नवाज शरीफ का ये पैगाम है कि वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं। विफाक ने कराची के लिए अरबों रुपए देने का वादा किया था, वो फंड्स कहाँ हैं। विफाक ने वादे के मुताबिक फंड्स मुहैया किए होते और सियासत ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। विफाक ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम किया होता तो ये हालत ना होती। बादशाह अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कायदाबाद का दौरा किया और बारिश से मुतासरा अफराद के कैंप पहुंचे। शदीद बदनस्मी के बायस शहबाज शरीफ गाड़ी से नहीं उतरे, उन्होंने हाथ हिलाकर मुतासरा खानदानों को तसल्ली दी। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली खुरम शेर जमान कहते हैं कि कराची की मदद करने वाले वो आए जिन्होंने जलजला जदगान को भी ना बख्शा। जब ये कराची पहुंचे तो अवाम चोर चोर कहकर पुकार रहे हैं। बिलावल को जरूर बताएं कि उनके वालिद को नून लीग ने सड़कों पर घसीटना था। अवाम देख रही है, जिनको सड़कों पर घसीटना था उनसे मदद मांगी जा रही है।
کراچی کے اندر سیلاب زدگان کی میرے خیال سے ہمدردی کرنے کے لیے جو شہباز شریف یہاں پر آئے ہیں، اور حیرت تو اس بات کی کہ وہ صاحب آئے ہیں جو خود سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کے فنڈز کو جو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جب یہاں پر کراچی پہنچے ہیں تو عوام ان کو چور چور کر کے پکار رہی ہے۔ میرے خیال سے ان دونوں بھائیوں کے لیے اس وقت شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بلاول زرداری کو یہ ضرور بتائیں گے جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ سڑکوں پہ جو ہے نا بلاول زرداری کے والد صاحب کو گھسیٹیں گے اور جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ وہ نکالیں گے۔ دیکھیں عوام کو اب یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے پارٹنر زرداری اور ان کے بھائی صاحب نواز شریف اور یہ خود آپ کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے پاکستان سے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پر طویل کشیدگی سے مودی سرکار کی سانس پھولنے لگی۔ بھارت میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ امن کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ بھارتی تجزیہ: بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ دو محاذوں پر کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ایل او سی پر طویل کشیدگی سے مودی سرکار کی سانسیں پھولنے لگی ہیں اور بھارتی تجزیہ کار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ دو محاذوں پر کشیدگی کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام سچویشن کو؟ دیکھیں یہ دیر ہے دوست ہے کہ یہ ساری جو صورتحال وہاں پیدا ہو چکی تھی۔ بھارت نے جس طرح اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی پیدا کی تھی، جو ان کی توسیع پسندانہ جو عزائم ہے اسے آگے بڑھا رہے تھے، اسی وجہ سے جو ان کے قریب تر تصور کیے جاتے تھے نیپال یا بنگلہ دیش، وہ بھی ان سے دوری اختیار کر چکے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ جو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا وہ چین کے ساتھ جو ایکچوئل لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مئی سے صورتحال خراب ہوئی تھی، اور ابھی پھر ایک روز پہلے پھر دوبارہ کشیدگی ہوئی ہے، پھر وہاں پہ بڑھتے ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھارت کے عوام ہیں وہ اس سارے صورتحال کو لے کے بڑے خوفزدہ ہیں، کیونکہ ان کی معیشت کے اوپر بڑے مرتب ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں ایک دن میں کووڈ-19 کے کیسز اتنے نہیں آئے جتنے بھارت کے اندر گزشتہ یہ اتوار گزری ہے، اور اس وقت آئے ہیں کچھ تقریباً 77,000 سے زیادہ ایک دن میں ان کے نئے کیسز آئے ہیں۔ تو یہ کووڈ-19 نے جس طرح ان کی معیشت کو بٹھایا ہے تو اس سے وہ خوفزدہ ہے، اور پھر جو آپ نے بائیکاٹ کرایا چین مصنوعات کا، الیکٹرانک سامان کا، موبائل ایپ جتنے 57 موبائل فون ایپ ان کی ختم کی، وہ نقصان چین کو تو نہیں ہوا، الٹا بھارت کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی اداروں میں جو بھارت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مین پوسٹ کے اوپر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مودی کی پالیسیاں ہیں وہ ملک کو لے بیٹھیں گی۔ وہ جس نہج کے اوپر معیشت ان سے پہنچ چکی ہے اس کو سنبھلنے میں کئی دہائیاں لگے گی۔ جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی ترقی یعنی کہ کرتی ہوئی معیشت اس کو قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ سارے جو پائے تھے ان کے نیچے 4 پائے تھے وہ سب صرف وہ یہ اسٹرکچرل کے گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جو ان کے انٹلیکچوئل بھارت کے تھنک ٹینک شروع کر دیے کہ بھارت اس طرح کی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ادھر پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو تعلقات کر لیے قائم کشیدہ صورتحال، 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال پیدا کی ہے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہضم کر لیں گے اور کہیں سے آگے نہیں اٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے انسانی تنظیموں کی رپورٹ جو بھی پچھلے دنوں جو آئی تھی، جس کے بھارت میں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، شہید کیا گیا، صرف کشمیر کی حد تک نہیں تھا، وہ بھارت کے اپنے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں اس کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کم از کم پاکستان کے ساتھ تو تعلقات استوار کیے جائیں، یہ جو برف جمی ہے اس کو پگھلایا جائے، جس طرح سے موسم بدل رہا ہے اسی طرح سے تعلقات کی کرنا پڑے گا۔ صحیح سر، مودی سرکار کی پالیسیوں نے بھارت کو نقصان تو پہنچایا ہے، لیکن اگر پوری تفصیلات سے دیکھا جائے تو بھارت کے تعلقات چین کے ساتھ بھی خراب ہیں، نیپال کے ساتھ بھی خراب ہیں، اور خطے میں ہمیشہ بھارت جو ہے امن کو تار کرتا آیا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے گا؟
देखिए, ये जो आवाजें उठ रही हैं इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, वो बराह रास्त खुद अभी आवाज नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो बाइट्स, ये जिस तरह की जो ये लहरें हैं, ये वेव्स हैं, ये उठ रही हैं, ये उन्हीं की इमा पे हो रही है ताकि कम से कम ये बर्फ पिघलाई जाए और ये आलमी जो मौखर जो पिघलाई जा रही है ताकि पार की जाए कहीं और से भी आवाजें से। इसीलिए जो है उसे मिटाने के लिए ये सारी जिक्र की जा रही है। अभी से उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में ही आंसू की भारत थी, जो कि पाकिस्तान पहले से कह रहा था कि कोविड-19 के ऊपर हम मिल के मुतमली इख्तियार करते हैं अपने आवाम को बचाने के लिए। खित्ते की जो कशीदगी नहीं होगी तो खित्ता तरक्की करेगा, तो वह गुर्बत इंतहाई निचली सतह पे भारत में गुर्बत पहुंच चुकी है। इसीलिए टैंक्स है उनके आवाजें लगाई जा रही है कि खुदारा आप ये लगाएं, क्योंकि भारत मजीद के मुताबिक नहीं हो सकता। भारत की जो चीन के साथ जो तशरीफ की थी, अगर हथियारों के जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, यही इसीलिए ये आवाजें लगाई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी शुरुआत हो, लेकिन अब भारत की शुरुआत करनी पड़ेगी। कि हमेशा पाकिस्तान की ख्वाहिश रही थी कि किसी के न हो, बेहतर अंदाज से हालात को किया जाए जिससे खित्ते की तब्दीली हो, लेकिन भारत की अपनी हरगर्मी थी जो अब पैरों पे आगे बातें लगे। सही, भारत को पाकिस्तान के साथ अमन के लिए कदम बढ़ाना होगा और मुज़ाकरात के लिए भी आवाजें उठना लगी हैं और बर्फ पिघलने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सच न्यूज नदीम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ, सानिया बल्दिया फैक्ट्री का महफूज फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। आपको बताएं, सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ, सानिया बल्दिया फैक्ट्री का महफूज फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। केस सिटी कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल किया गया था। फैक्ट्री मालकान ने आतिशज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस की पैरवी रेंजर्स प्रोसिक्यूशन ने की। आपको बता रहे हैं कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ सामने आई है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का महफूज फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। मजीद अपडेट इस पर ले लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। इंसानी दहशतगर्दी की अदालत सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ फरीकीन के दायरे मुकम्मल अदालत में मुलजमान के खिलाफ फैसला महफूज करने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। दहशतगर्दी अदालत मुलजमान के खिलाफ किसी कोर्ट में केस इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल किया गया था। फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी रहमान बोले जुबैर चर्चा और दीगर किया गया था। इसके बाद 10 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री आसिफीन की केस में 260 अफराद जल कर बाबाक हो गए थे। फैक्ट्री मालकान ने आसिफीन का जिम्मेदार MQM को करा दिया था। केस में मुलजमान के खिलाफ 4 आईनी शाहिदीन और जूनियर ने अपने बयान रिकॉर्ड किया है। केस की पैरवी जो रेंजर संरक्षण ने की है थी। शुक्रिया शाहिद। कराची में बारिश की तबाहकारियों के बाद इंतजामिया की आंख खुल गई। सिंध हुकूमत ने नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे का बेड़ा उठा लिया। नदी नालों और सरकारी अमलाक पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। शहर कायद में हुकूमत की नाहली और बद इंतजामी के बायस बारिशें जहमत बनी। नाले बंद होने के बायस घर पानी में डूबे, कीमती सामान जाया हुआ। बेहालों की मदद को कोई न पहुंचा तो शहर कायद में मौसर पेशगी इंतजामात न होने, निकासियाब के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के नतीजे में कई अरब रुपए के नुकसानात का सबब बन गए। शहरी सरापा एहतजाज बने। सिंध सरकार पर तनकीद बढ़ी तो हुक्मरान भी ख्वाब गफलत से जागे। कराची में नदी नालों और सरकारी अमलाक पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया है। 2 ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी तक, जबकि 1 ऑपरेशन न्यू कराची नाले पर किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान गुजर नाले के 3, लयारी नदी के 2, औरंगी नाले के 3, मलीर नदी में 2 और महमूदाबाद नाले के अतराफ 2 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। नदी नालों के दोनों अतराफ 30 फीट की जगह क्लियर की जाएगी। तजावुजात के खात्मे के लिए होने वाले ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल हैं, जबकि पुलिस की नफरी, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की टीमें भी मौका पर मौजूद हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद अरसलान सलीम का कहना है कि 3 पॉइंट्स पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के पहले फेज में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को खत्म किया जा रहा है। ऑपरेशन बैक वक्त 3 मकामात पे चल रहा है। नला स्टॉप से गुजर नाला, नला स्टॉप से सॉरी कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और ज़ियाउद्दीन से लियारी रिवर। और हर पॉइंट पे, जो कि 3 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे 2 ACs मौजूद हैं। और इस वक्त फ़ेज़ 1 में हम सिर्फ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में हम फिर बाकी आगे देखेंगे कि क्या हिकमत अमली हमने इख्तियार करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी हम साथ साथ सर्वे करवा रहे हैं कि कितने यहाँ पे रिहायशी हैं, क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, क्या कमर्शियल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं। और कराची में बारिश बरस कर चली गई। कई इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हुकूमती दावों के बावजूद सिटी कोर्ट के अतराफ में पानी और कीचड़ न निकाला जा सका। कराची शहर में सड़कों की सूरत हाल अबतर है। बारिशों से मसाइल के अंबार है, शिनवाई करने वाला कोई नहीं। सिटी कोर्ट के अतराफ में तहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। कीचड़ ने राहगीरों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहर की अहम शाहराएं बारिश से टूट फूट का शिकार हैं। अब तक खारादर और वजीर मैंशन के अतराफ बारिश के बाद जमा होने वाला गंदा पानी मौजूद है। नया नाजमाबाद का इलाका कई रोज से तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का पानी न सिर्फ शहरियों के घरों में दाखिल हुआ बल्कि कीमती सामान भी बहा ले गया। शहरियों को पाक आर्मी और नेवी की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरजानी टाउन के सेक्टर्स नॉर्थ कराची की गलियों और सड़कों की किस्मत बारिश और गटर्स के पानी में डूबी हुई है। कुरंगी, काजवे, कयूमाबाद के इलाकों में पानी की निकासी के बाद सड़कों की हालत इज़ार बहाल करना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई है। शहर की कई सड़कों पर अब भी बरसात का पानी खड़ा है। शाहराहों से पानी न उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी की निकासी नहीं हो सकी। अपने जमा पूंजी उजड़ जाने से शहरी परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके नुकसान का अजाला किया जाए। कराची क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर CBC सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मदियत में दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस से झड़पों के इल्जाम के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद, बताइएगा कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज का मामला जो है CBC सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में जबशा थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शहर पसंद अफराद ने दफ्तर के शीशे तोड़ कर इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे का मतन और शहर पसंद अनासर की जानिब से आमने को धमकियां भी दी गई थी। मतन में ये भी कहा गया मुजाहरा और करने वाले अफराद की हमला शहर पसंद अनासर भी शामिल थे। CBC के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज मंगवा ली जाएगी, पुलिस का ये भी कहना है। जी शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची में बारिश हुए कई दिन हो गए, लेकिन शहरियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों और गलियों के साथ साथ घरों में भी पानी मौजूद है। गुलिस्तान जौहर में रिहायशी और तिजारती इमारत के 20 मिनट में 10 फीट से जायद पानी भरा हुआ है। रिहायशी अपनी मदद आप के तहत निकालने में मसरूफ है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से मजीद जान लेंगे। जी अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल कराची के शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हुई है। बारिश थमे हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन सड़कों पर और जो घर हैं उनके अंदर पानी अभी भी दाखिल है। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की एक रिहायशी और कमर्शियल इमारत है, उसकी बेसमेंट में भी जो है कई फीट जो है वो पानी भर गया है। ये कैमरामैन अगर फैजान दिखा सकता है तो ये बिल्डिंग है पूरी, और इसकी बेसमेंट में जो है ये कई फीट पानी खड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो इमारत है इलाके यहाँ के इसके रिहायशी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी खड़ा रहने की वजह से इसका जो बिजली का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। जनरेटर जो है यहाँ के जो रिहायशी उनके मुताबिक पानी में डूब चुका है, और अब जो है कोई यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने तमाम इदारों से राब्ते किए, लेकिन कोई भी जो है इदारा उनकी मदद के लिए नहीं आया। इस वजह से वो फिर मजबूरन अपनी मदद आपके तहत जो है ये पानी की निकासी में जो है मसरूफ हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर? नीचे तकरीबन 14 फीट पानी है और पूरा बेसमेंट में पूरा पानी है। हमारे सारे ट्रांसफार्मर, सारे मीटर रूम सारे नीचे हैं। हमारे 10 दिन से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है। हम खुद परेशान हैं, कहाँ से खाएं कहाँ से पिए। कोई इदारा यहाँ पे नहीं आ रहा कि कहीं पूछने भी आ जाए कि भाई यहाँ पे कितनी परेशानी है आपको। कोई पूछने वाला भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ना ही कोई पूछ रहा है कि भाई आप कैसे चला रहे हैं घर पे।
इतना पानी, ये आप अपनी मदद हम खुद कर रहे हैं, अपने पैसे सारे हमने सब ने मिला के अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके बाद ये पंप चले हैं। मगर अभी जाहिर बात है एक बंदा, बात सुने सर, हम पोर्ट कासिम की तरफ से ये जितने भी पंप चल रहे हैं ये पोर्ट कासिम की तरफ से चल रहे हैं। और ये यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि बिल्कुल पूरी इमारत के अंदर जो है छत तक जो है पानी भरा हुआ है। और बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के ताजरों से मुलाकात की। मुलाकात में ताजरों ने आर्मी चीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया। आर्मी चीफ ने ताजर बरादरी को शहर के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कराची के ताजरों की मुलाकात हुई। ताजरों ने आर्मी चीफ को कराची के मसाइल से आगाह किया। कराची में सड़कें, पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल होंगे। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी, कमेटी में बिजनेस कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। कराची में अमन अमान का मसला हो, कोई इमारत गिर जाए, कोई हादसा पेश आए, बारिश हो जाए, मसाइल का अंबार है जो सामने आ जाता है। सूबाई हुकूमत और उसके वज़रा की इब्तिदा वफाक पर तनकीद और फंड्स के रोक शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। बालाकोट के दरिया में वज़रा की इब्तिदा वफाक पर तनकीद और फंड्स के रोक शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। बालाकोट के दरिया में मियाँ बीवी समेत 9 अफराद बह गए, जबकि मदीन का राबता पुल भी टूट गया, जिससे रेले में फंसे 13 अफराद को निकाल लिया गया, जबकि बच्ची और नौजवान की लाश भी बरामद हुई। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध और सिरन की करीबी आबादी को नकल मकानी करने की हिदायत कर दी गई हैं, जबकि दीरबाला में सैलाबी रेले में लकड़ी के 4 पुल बह गए। दामोड़ी पावर हाउस का हिफाजती बंद भी रेले की नजर हो गया। पाटकोट मीरा बिशाम में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। चित्राल में सैलाब से रेशन के मकाम पर गाँव का बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द हो गया। मनसेरा में हुसैन बांडा में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। मनसेरा में टांडा बजना का रहायशी दरिया सरन में बह गया। तोड़घर में लैंड स्लाइडिंग से घर तबाह हो गए, राबता सड़कें भी बंद हो गई। बटेग्राम में शुमलाई मलकाल के मकाम पर घर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले की जद में आ गया। माल मवेशी और सामान रेले में बह गए। सवात के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मदीन और बहरीन के इलाकों में सैलाबी रेले में मुतादिद घर बह चुके हैं। होटल्स को भी खाली करा लिया गया है। 4 सदा में दरिया सवात में 4 सदा के मकाम पर इस वक्त 85,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 4 सदा के मकाम ख्याली पर राबता पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुल की बंदिश की वजह से GT रोड पर पेशावर और 4 सदा का जमीनी राबता मुनक़ता है। लोअर दीर में भी बारिश ने तबाही मचा दी। दरिया पंचगोड़ा में सैलाब आने से ज़राए एराज़ी ज़ेरे आब आ गई। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, मुतादिद मकामात पर पुल पानी में बह गए। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी कर दिया, जवाब भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर कमीशन को कलअदम करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कमीशन का नोटिफिकेशन गजट में शाया नहीं हुआ। गजट नोटिफिकेशन में ताखीर से कमीशन का काम मुतासिर कैसे हो सकता है। कमीशन ने इंक्वायरी में सिर्फ हकाइक का तायुन किया था। हाई कोर्ट हकाइक को कलअदम कैसे करार दे सकती है। काबीना की मंजूरी से कमीशन में हसास अदारे का नुमाइंदा शामिल किया गया। काबीना ने सिर्फ इंक्वायरी के लिए मामला मुतलका इदारों को भिजवाया। मुतलका इदारों को मामला भिजवाने में क्या मसला हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट में वो शुगर मिल्स गयी जिनका ऑडिट भी नहीं हुआ था। शुगर मिल्स मालकान को कमीशन के कयाम का इल्म था। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गयी। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल कमीशन रिपोर्ट का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से शुगर कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वजीर आजम से PTI के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान की कानून साजी से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक की भी शिरकत हुई। वजीर तालीम शफकत महमूद, वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर भी मौजूद थे। फारूक नसीम और मुशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर भी इजलास में शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान ने खवातीन कैदियों की रिहाई के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। अपने ट्विटर बयान में वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है।
انہوں نے موت کی سزا پانے والی خواتین کے معاملے کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جائزہ لینے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ وزارت انسانی حقوق، اٹارنی جنرل اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پیش کر دی۔ بولے تاریخی اپوزیشن ملی لیکن ہم نے پھر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ عوام سے کیے تمام وعدے پورے کیے، 1300 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا 7 نئے ڈیمز، 7 نئی یونیورسٹیز بنانے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے تاریخی 58 بلز منظور کیے، اورنج لائن کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے توانائی کے متبادل ذرائع پر کام شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں، 120 الیکٹرک بسیں اسی سال امپورٹ کریں گے۔ اعلان کیا کہ اگلے سال سے ان بسوں کی اسمگلنگ شروع ہوگی اور کوشش ہے کہ اسلام آباد پہلا شہر بنے جہاں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ ہو۔ اسلام آباد کو ہماری کوشش ہے کہ وہ پہلا شہر بنے جو کہ مکمل طور کے اوپر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی وہ الیکٹرک بسز اور اس کے اوپر چلی جائے۔ اسی طریقے سے میرا بہت کین انٹرسٹ ہے، اسپیشلی ہمارے جو لڑکیاں صبح اسکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، ان کو جو ٹریفک، ان کو جو ہیزرڈز ہیں جو ان کو جانا پڑتا ہے بسوں میں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک جو خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ جو بائکس ہیں وہ لے کے آئیں۔ اور یہ جو اب نئی بائکس جو 3 ویلرز کی آئی ہیں الیکٹرانکس کی، آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی خوبصورت کاروں کی طرح ہیں۔ نئے پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے سٹار مارکیٹنگ اور ریڈسن کے درمیان معاہدہ پا گیا، دونوں کمپنیز مل کر کام کریں گی۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں پراپرٹی کمپنی سٹار مارکیٹنگ اور ریڈسن کے درمیان معاہدے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سٹار مارکیٹنگ کے CMD اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، سٹار مارکیٹنگ اور ریڈسن دونوں مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ سٹار مارکیٹنگ کے شہر شہر دفاتر ہیں۔ اس موقع پر عارف چیمہ کا کہنا تھا کہ CDA کی تاریخ میں ہم پہلی بار کوئی دستاویزات کے ساتھ پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تقریب میں سرپرست اعلیٰ بیت المال زمرد خان نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 80% لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک گھر بن جائے۔ سٹار مارکیٹنگ اور ریڈسن اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔